हाय स्टूडेंट्स, आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है फॉर क्लास 12th और जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी समय बीत चुके हैं, तो इसलिए मैं स्टार्ट से नहीं स्टार्ट करके मैं बिगनिंग से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, है ना। जैसा कि आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6th चैप्टर है, देन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है ना, तो कृपया जो नीचे नीचे आपका आ रहा होगा लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन, तीनों को जरूर से प्रेस कर दें, है ना। और इस चैनल पे आप बने रहें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे भी वीडियोस बना सकूं। और अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं तो फर्दर आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिक्स वीडियोस भी मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स की पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर क्लास 12 चैप्टर नंबर 6। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें स्टार्ट में पढ़ना है, जिसका कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में नहीं पता है तो फिर आप इसको आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो सबसे पहला चीज हमारा आता है वो आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, जिसको हम फाई या फिर फाई बी, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई और फाई बी इससे हम इंडिकेट करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स तो आप लोग जानते हैं, फ्लक्स का मतलब होता है बहाव। लेकिन ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास गिवन सरफेस एरिया है ना, अगर हमारे पास गिवन सरफेस एरिया है, आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पहले ही पढ़ चुके होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में और मैग्नेटिज्म ऑन मैटर में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है ये तो आपको बखूबी मालूम है, अच्छे से पता है। तो हमारे पास दो चीज है। अगर मेरे पास एरिया है ना, मैं कहूं कि इस रूम में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम इसलिए ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करते हैं एक्चुअली, ताकि हमें पता चल सके कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर प्लेस पर वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है और वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर है ना। तो अगर हमको डायरेक्शन पता होगा, स्ट्रेंथ पता होगा, तो हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस है, बट हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको पता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी गिवन सरफेस एरिया, अगर हम एक सरफेस को एक ऐसी जगह पे रखें जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अगर मैं उस सरफेस को यहाँ पे रखूं और इधर साइड से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा है ना, मान लीजिए इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी तरफ आ रहे हैं, तो जितने ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो इस सरफेस से आकर लिंक हो जाएंगे, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हो गई तो पर यूनिट एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ जाती है, तो इसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो जाएंगे। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कम है तो फिर पर यूनिट एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो नंबर्स हैं वो भी कम है, तो इससे लिंक कम होंगे। यानी कि अगर मेरा बी ज्यादा होता है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा है, तो हम समझ सकते हैं कि इस सरफेस से जो लिंक होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी कम है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होंगे वो कम होंगे, ठीक है। तो पहला तो हमारे पास हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दूसरी बात, हमारे पास एरिया है। अगर ये एरिया मेरा छोटा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो लिंक होंगे वो कम होंगे। लेकिन अगर ये एरिया बढ़ जाए, अगर ये एरिया बढ़ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे लिंक होंगे उसकी संख्या बढ़ जाएगी। विच मीन्स कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक विद द गिवन सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया मैंने आपको दिया है, इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रहा है, यही आपको बताता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो लिंक होगा, अब ये लिंक, इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं ये, है ना, ये जो सरफेस एरिया मेरा है, मैंने अपने हाथ को रखा है,
तो आपको पता है एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, और अगर ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो नॉर्मल टू द गिवन सरफेस एरिया, तो ये इसका डायरेक्शन होगा। और इधर से क्या आ रही है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही है और ये क्या है, दिस इज द एरिया वेक्टर। ओके, तो ये आपका एरिया है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आकर लिंक हो रही है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही है इन द गिवन सरफेस एरिया, अगर मैंने इसको मैग्नेटिक ऐसी जगह पर रखा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवेलेबल है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है। और मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स हम बोलते हैं कि द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a given surface area. The magnetic flux is actually the magnetic field lines or magnetic lines of force linked with the given surface area when this surface is placed in a magnetic field. ठीक है, तो जब इस हम सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस सरफेस से बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आकर लिंक हो जाते हैं। तो ये कितने सारे लिंक होते हैं, तो ये जितने भी लिंक होते हैं उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये लिंक होना किस बात पर निर्भर करता है, पहले एरिया को हमने ये ऐसे रखा है कि ऐसे रखा है कि ऐसे रखा है कि ऐसे रखा है। अगर मैं एरिया को ऐसे रख दूं और ये बड़ा थिन हो तो फिर इससे एक भी फील्ड लाइंस लिंक नहीं होगा, है ना, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे अपने हाथ को प्लेस कर रखा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो जाएगा। बट अगर ये प्लेन हो और ये बहुत पतला हो, थिन हो, तो यहाँ हो सकता है एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक ना हो। और ऐसे अगर मैं रखता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन है एरिया का, है ना। तो एरिया का ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपोजिट है तो थीटा यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, अभी मैंने एरिया वेक्टर को इस साइड लिया है यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर मैं एरिया वेक्टर को ये पीछे ले लूँ ऐसे, है ना, देख सकते हैं आप पीछे, अगर मैं पीछे इसको ले लूँ ऐसे, तो ये जो एरिया वेक्टर है ये भी तो नॉर्मल ही है, लेकिन इस बार क्या होगा, ये हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है तो थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 0 डिग्री है और यहाँ पे लिंक कितना हो रहा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम कब लिंक होता है, जब थीटा होता है हमारा 0 डिग्री। अच्छा, मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, ऐसे प्लेस कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि ये इतना पतला हो गया। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक ना के बराबर होगा। इस समय हमारा एरिया वेक्टर किधर है, तो आंसर है एरिया वेक्टर इधर है। और ये क्या है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये है आपका एरिया वेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो 90 डिग्री पे जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं ये थीटा इज इक्वल टू ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दिस इज एरिया वेक्टर, थीटा इज 180 डिग्री। और अगर मैं ये इधर साइड ले लूं, है ना, इस साइड ले लूं, तो ये मेरा थीटा 0 डिग्री हो जाता है। तो 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री पे फ्लक्स मैक्सिमम, 180 डिग्री पे भी फ्लक्स मैक्सिमम। लेकिन ये हो गया मेरा नेगेटिव फ्लक्स, क्योंकि 180 डिग्री में जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों होता है मैं भी आपको बताता हूँ। और ये अगर मैं 0 डिग्री की बात करूँ, यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यही डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है और यही डायरेक्शन एरिया की भी है। तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो 0 और 180 पे मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, जबकि मैं ऐसे रखूं तो ये 90 हो जाएगा और 90 पे मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाता है। तो ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें कि 0 पे मैक्सिमम हो जाए और 90 पे 0 हो जाए, तो ऐसा हमें मिलता है कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे कॉस थीटा अप्लाइड करेंगे। तो कहने का फिर से मतलब ये है कि अगर मेरा एरिया है ना, एरिया जितना बढ़ते जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही बढ़ते जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जो है बढ़ जाएंगे। अगर इतना एरिया में अगर 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रहा है, इस एरिया को आप डबल कर दीजिए तो 200 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो जाएगा। इस एरिया को आप 5 टाइम्स कर दीजिए तो 500 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें लिंक हो जाएगा। एरिया बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाता है। दूसरा कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, तो पहले अगर पर यूनिट एरिया 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे थे, तो इंटेंसिटी बढ़ने से अब पर यूनिट एरिया में हो सकता है 200 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आए। तो इंटेंसिटी बढ़ने से, बी के बढ़ने से भी फ्लक्स बढ़ जाएगा। दूसरा, थीटा अगर 180 है
या थीटा इधर से इधर की बात करूं 0 है तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है, और अगर ये थीटा 90 है तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाता है। विच मीन्स कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम फाई या फिर फाई बी से इंडिकेट करते हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये मैक्सिमम कब होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, है ना। यानी कि एरिया अगर आपका बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, पर यूनिट एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं इससे लिंक हो रहे हैं वो अगर बढ़ जाती है तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। दूसरा, और ये आपका तीसरा हो जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस थीटा के। कॉस थीटा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर थीटा 0 है, ठीक है, तो ये आपका बढ़ जाता है, या आप बोल सकते हैं कि थीटा 0 पे मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, और अगर थीटा मैं 90 कर दूं तो वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो फाई बी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, कॉस थीटा के। तो अगर मैं ये तीनों को कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा फाई बी प्रोपोर्शनल टू बी ए कॉस थीटा, है कि नहीं, बी ए कॉस थीटा। ये एंगल क्यों आ रहा है, कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा। कॉस 0 की मैं बात करूं तो कॉस, अगर मैं 0 की बात कर रहा हूं तो ये हो गया मेरा कॉस 180, है ना, कॉस 180। ये आपका हो जाएगा, दिस इज थीटा, यहाँ पे आपका 180 हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे थीटा 180 हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, मैं ऐसे रख दूं, है ना, ये एरिया वेक्टर को मैं अगर अपोजिट साइड लूं, इन ले लूं अंदर की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि ये यही डायरेक्शन आपका जो है, यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैं एरिया वेक्टर को अंदर लेता हूं, किधर लेता हूं, अंदर, तो यही डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का, और यही डायरेक्शन किसका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा 0 हो गया तो फिर से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, विच मीन्स फाई बी जो है वो डिपेंड करता है कॉस थीटा पर। तीनों को कंबाइन करने से मेरे पास आता है फाई बी प्रोपोर्शनल टू बी ए कॉस थीटा। और अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है फाई बी इज इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट आता है के बी ए कॉस थीटा, के बी ए कॉस थीटा। और अगर मैं ये यूनिट कर दूं, इसको भी यूनिट कर दूं, इसको भी यूनिट कर दूं, इसको भी यूनिट कर दूं, तो k की वैल्यू 1 आ जाती है, यानी कि इफ k इज इक्वल्स टू 1 तो फाई बी का हमारे पास एक्सप्रेशन है बी ए कॉस थीटा, जिसको कि मैं लिख सकता हूं फाई बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, B dot A. What is B? Intensity of magnetic field. And what is A? A is what? A is area vector, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर आप इसको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं इसका डेफिनेशन क्या लिखूंगा, तो डेफिनेशन इसका आपको समझना है। एक्चुअली फिजिक्स रटने की चीज तो होती नहीं है, इसलिए आपको रटना नहीं है, इसको आपको समझना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स through any given surface area placed in a magnetic field is the total number of magnetic field lines or magnetic lines of force, total number of magnetic field lines or magnetic lines of force linked with the
linked with the given surface area, linked with the given surface area, है ना. It is denoted by phi b. इसको हम phi b से इंडिकेट करते हैं और phi से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं. और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है phi b का, जो मैंने अभी लिखा b डॉट e. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स. अब इसमें बात ये आता है कि ये कैसा क्वांटिटी है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हमारा आ गया है. और वेक्टर में आपने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट में जो हमें जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है वो स्केलर होती है. तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं कि इसका यूनिट क्या होगा, है ना, तो इसका यूनिट होगा, यहां पे लिखता हूं मैं, इट्स यूनिट इज वेबर. इसका यूनिट होता है वेबर, है ना. क्या होता है? वेबर. या फिर आप यहां से भी लिख सकते हैं फाई बी क्या है, बी का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला और ए का हो गया मीटर स्क्वायर. तो वेबर और इसको हम लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, है ना. टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये भी इसका एक यूनिट हो सकता है टेस्ला मीटर स्क्वायर. अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं इसकी, है ना, सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, तो इसका जो सीजीएस यूनिट होता है, ये जो यूनिट है ये इसका ऐसा यूनिट है. इसका सीजीएस यूनिट जो होता है, इट्स सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल, है ना. इसका सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल, जिसको हम mx से इंडिकेट करते हैं, है ना. इसका सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल. और इसका जो ऐसा यूनिट है वो है वेबर मींस टेस्ला मीटर स्क्वायर. और अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ सीजीएस में, ये टेस्ला नहीं होके यहाँ पे गॉस हो जाता है, GAUSS, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना. यहाँ पे टेस्ला मीटर स्क्वायर और सीजीएस में होता है गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर. गॉस और टेस्ला में भी रिलेशन है, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है तो टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है. और जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है. तो 1 मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर मैं बोलूं कि वेबर और मैक्सवेल में क्या रिलेशन है, तो 1 वेबर, है ना, 1 वेबर 1 WB is equals to 10⁸ मैक्सवेल. 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल. ऐसा कैसे होता है? क्योंकि हम इसको लिखेंगे 1 वेबर इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर. और 1 टेस्ला में आपका हो गया 10⁴ गॉस और 1 मीटर स्क्वायर में हो गया आपका 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपका बन जाता है 10⁸ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल, है ना. तो 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल. ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल और 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ये आपने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में. लेकिन यहां पे जो है ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये भी हमने यूनिफॉर्म ही लिया है और एरिया भी यूनिफॉर्म है. लेकिन अगर दोनों में से कोई यूनिफॉर्म ना हो, यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी यूनिफॉर्म ना हो और ये जो हमारा एरिया है ये भी यूनिफॉर्म ना हो, तो उस वक्त ये जो है फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये हम देखते हैं. और अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना. तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एरिया यूनिफॉर्म ना हो, तो ये हमारे पास था फॉर यूनिफॉर्म बी एंड ए. ओके, फॉर यूनिफॉर्म बी एंड ए, ये जो हम निकाल रहे थे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म एरिया के लिए. लेकिन अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म ना हो और एरिया भी यूनिफॉर्म ना हो, तो ये फॉर्मूला जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का है ये कैसे चेंज होगा ये आपको देखना है. तो फिलहाल आप इसको नोट डाउन करें.
अब हम देखेंगे कि अगर हम एरिया को यूनिफॉर्म ना रखें और मैट्रिक जो फील्ड लाइंस है वो भी यूनिफॉर्म ना हो, है ना। फिलहाल हमने जो बात की है वो यूनिफॉर्म एरिया एंड यूनिफॉर्म मैट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी। तो इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से कि अभी जो मैंने बात की वो था हमारा ये, है ना, समथिंग लाइक दैट, कि ये आपका मैट्रिक फील्ड लाइंस है, दिस इज द मैट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। और ये मैट्रिक फील्ड लाइंस कैसा है देख सकते हैं आप, ये मैट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है, दिस इज बी एंड दिस इज एरिया, है ना। तो ये एरिया देखते हैं कैसा है, ये एरिया सर्कुलर है यानी कि यूनिफॉर्म है, मैट्रिक फील्ड लाइंस भी यूनिफॉर्म है। ये आपका ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है मैट्रिक फील्ड का, और ये जो डायरेक्शन है आप जानते हैं एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है। एरिया पे अगर आप एरिया पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो अगर मैं इस एरिया पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये है ना, दिस नॉर्मल को हम करते हैं एन कैप, नॉर्मल विच मीन्स एन कैप, और अगर बी और एन कैप के बीच ये जो एंगल है नॉर्मल के बीच ये एंगल थीटा है, तो जो हमारा फॉर्मूला है मैट्रिक फ्लक्स का ये हो जाता है आपका बी डॉट ए, है ना, दैट इज बी ए कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मैट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म एरिया, ओके। बट अगर ये यूनिफॉर्म ना हो, ये यूनिफॉर्म ना हो तो हम कैसे इसको बताएंगे, ठीक है। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म, for non-uniform B and non-uniform A, है ना, समथिंग मेरा एरिया जो है वो इस तरह से है कुछ, है ना, ये अगर इस तरह से मेरा एरिया है और जो मैट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी सपोज ये मैट्रिक फील्ड लाइंस ये ऐसे गया और ये फिर यहां से सपोज ऐसे चला गया, दिस इज मैट्रिक फील्ड लाइंस। ये मैट्रिक फील्ड लाइंस ये ऐसे आया और ये यहाँ से ऐसे चला गया, ये मैट्रिक फील्ड लाइन ये ऐसे आया और ये यहाँ से सपोज ऐसे चला गया। तो इस स्थिति में हमारा जो मैट्रिक फ्लक्स होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हम एक बड़ा स्मॉल एरिया डी ए मान लेते हैं, है ना, कि वी हैव अ स्मॉल एरिया डी ए, और ये जो स्मॉल एरिया डी ए है इसका भी डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का। तो मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी ए, है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी ए एन कैप एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन थीटा। तो अगर मैं ये एरिया यहाँ पे मान लूं कि ये बड़ा छोटा सा एरिया डी ए के लिए, अगर ये मेरा मैट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, देख सकते हैं स्ट्रेट, तो अगर छोटे से एरिया के लिए ये जो मैट्रिक फील्ड मेरा अगर यूनिफॉर्म है तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे छोटा सा फ्लक्स मिलेगा। जो फ्लक्स अभी मेरे पास 5e था वो मुझे 5e ना मिलके एक छोटा सा फ्लक्स मिलेगा, अ वेरी स्मॉल फ्लक्स, और उस फ्लक्स को मैं लिख सकता हूं d5e, है ना, d5e किसके लिए, फॉर अ वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट da, है ना, एंड वी एज्यूम दैट फॉर अ वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट लेट बी द मैट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, है ना, ये जो हमारा मैट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है। तो अगर ये मैट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और ये आपका एरिया वेक्टर है और ये छोटा सा एरिया मैंने लिया है, तो जो फ्लक्स हमें मिलेगा वो भी बड़ा कम मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि अगर मैं एरिया को बहुत छोटा कर दूं, जैसे मैंने अभी कहा था कि जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा मैट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, जितना कम एरिया उतना मैट्रिक फ्लक्स कम होगा, क्योंकि मैट्रिक फील्ड लाइन जो लिंक होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। तो अगर मेरा ये एरिया बहुत छोटा है तो मेरा जो मैट्रिक फील्ड लाइंस होगा, जो मैट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, बहुत कम होगा। तो उसके लिए मैं लेगा d5e, और ये d5e कितना होगा, तो ये d5e होगा छोटे से एरिया के लिए, और मैट्रिक फील्ड तो मेरा यूनिफॉर्म है, तो ये हो जाएगा b da cos थीटा, b da cos थीटा। वैसे मैट्रिक फील्ड लाइंस हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, बट फॉर अ वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट लेट द मैट्रिक फील्ड लाइंस बी यूनिफॉर्म। तो d5e हमारा हो जाता है b da cos थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं d5e को d5e इज इक्वल्स टू b डॉट da, है ना।
ये छोटा सा है। और अगर मुझे टोटल चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड फॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, फॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स we integrate the above equation both sides। ठीक है, अगर मैं ऊपर के इक्वेशन को दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे मिल जाता है इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट टी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां मैंने छोटा सा एरिया एलिमेंट माना है, उसके लिए मेरा ये निकल गया। और मैं हर जगह पे अगर ये छोटा सा एरिया एलिमेंट मानते चलूं तो मेरा हर बारी ये फॉर्मूला आते जाएगा। और मैं अगर सबको जोड़ दूं, सबको जोड़ना मतलब सबका सम करना, और सबका सम करना मतलब इंटीग्रेशन, है ना। तो डी फाइव बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा फाइव बी, है ना, ये आपका बन जाएगा फाइव बी। तो फाइव बी का फॉर्मूला क्या होगा आपके लिए, फाइव बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। ठीक है, बी डॉट डी ए। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इफ, है ना, वी हैव नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म एरिया। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हमारा यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है फाइव बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। लेकिन अगर हमारा यूनिफॉर्म नहीं है तो उस केस में फाइव बी का जो हमारा फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जो हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक होते हैं किसी भी गिवन सरफेस एरिया से, वो तीन बातों पर निर्भर करते हैं। पहला इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा कि जो एरिया है उसको आपने रखा कैसे है ना, एरिया वेक्टर जो है वो किधर साइड है, किस डायरेक्शन में है, और तीसरी बात कि जो एरिया है उसको आप जितना भी बड़ा करते जाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मिलेगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके साथ लिंक हो जाएगा। तो पहली बात हो गई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी बात हो गई एरिया, है ना, लार्जर द एरिया लार्जर विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड स्मॉलर द एरिया स्मॉलर विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। और थर्ड वन कि आपने उसको इस सरफेस को प्लेस कैसे कर रखा है, तो वो प्लेस पर भी, उसकी प्लेसिंग पे भी निर्भर करती है कि आपने प्लेस कैसे किया। अगर थीटा आपका जीरो आता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का थीटा जीरो आता है सेम डायरेक्शन में, तो वहां पे मैक्सिमम मिलेगा। 180 डिग्री आता है, अपोजिट आता है, तो भी मैक्सिमम मिलेगा, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इसलिए हमने फ्लक्स को भी दो भागों में बांट रखा है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है और एक मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव होता है। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब एरिया वेक्टर जो हमारा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो थीटा 180 हो जाएगा। तो उस समय जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया का भी डायरेक्शन यही है तो उसमें थीटा जीरो हो जाएगा और उस समय हम मैग्नेटिक फ्लक्स को पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो कब हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो तब हो जाएगा जब ये आपका आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये होगा एरिया वेक्टर, व्हिच मींस दोनों के बीच, है ना, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ एरिया नॉर्मल टू द एरिया में ऐसे, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल कितना का बन रहा है, 90 डिग्री का, तो cos 90 पे वो जीरो हो जाता है। तो अगर मैं एरिया को इस तरह से रखूं कि उसका डायरेक्शन जो होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा उसके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो उस समय जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो हो जाता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें हमने इसका देखा है यूनिट क्या होता है, हमने देखा कि ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हम इसके डायमेंशन की बात कर सकते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा, है ना, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं, तो हम इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। तो हमें फाइव बी का डायमेंशन चाहिए और फाइव बी का फॉर्मूला है बी डॉट ए, है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो सबसे पहले हमारे पास, आपने पहले जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल्स टू बी
आई एल, है ना, F इज इक्वल्स टू बी आई एल. व्हाट इज बी? बी इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई इज व्हाट? करंट, एंड एल लेंथ, है ना. तो हम यहां से अगर बी का निकालना चाहें, बी का अगर हम यहां से फॉर्मूला बनाना चाहें तो बी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आई एल हो जाएगा. और तो फाइव बी कितना हो जाएगा? तो फाइव बी हमारे पास है बी, तो बी हो गया एफ अपॉन आई एल इंटू एरिया. हम डायमेंशन निकालने के लिए जा रहे हैं तो मैंने इस फॉर्मूला को यूज किया है. तो एफ का जो हमारे पास डायमेंशन है वो है एम एल टी माइनस टू और एम एल टी माइनस टू. एरिया वेक्टर का एल स्क्वायर हो जाएगा. करंट के लिए हमारे पास एम्पियर है और ये लेंथ है, लेंथ के लिए फिर से हमारे पास मीटर की बात आएगी तो ये एल हो जाएगा. ओके, तो एक एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा एम एल स्क्वायर, है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, या हम ए को भी पहले लिख सकते हैं. ए यहाँ पे पावर वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस वन, और ये टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर ए माइनस वन टी माइनस टू. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके. ठीक है, अब इसके बाद हमने मैग्नेटिक फ्लक्स समझ लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स linked with the given surface area when placed in a magnetic field. ये हमारा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें जो हमको समझनी है. जैसे अब मैग्नेटिक फ्लक्स तो समझ में आ गया हमें, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है. अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करूं तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, और वो एक्सपेरिमेंट किसने किए थे? वो एक्सपेरिमेंट किया गया था फैराडे और हेनरी के द्वारा. तो फैराडेज एंड, हम पढ़ेंगे फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट, है ना, हेनरीज एक्सपेरिमेंट. क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था फैराडे और हेनरी के द्वारा, ये हमको पढ़ना है. तब हम पढ़ सकेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ये वाकई में क्या है. ठीक है, तो फैराडे और हेनरी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? तो फैराडे ने दो एक्सपेरिमेंट किया था, हेनरी ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था. वो एक्सपेरिमेंट क्या था? तो हमारे पास एक कॉइल है और हमारे पास एक मैग्नेट है ना. हमारे पास एक कॉइल है, हमारे पास एक कॉइल है, और इस कॉइल को हमने जोड़ रखा है गैल्वेनोमीटर से, है ना. इस कॉइल को हमने जोड़ रखा है किससे? गैल्वेनोमीटर से. ठीक है, गैल्वेनोमीटर. तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है जिसका ये 0 पॉइंट है. अब जो पहला एक्सपेरिमेंट था फैराडे का, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या था? एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इंड्यूस्ड ईएमएफ when induced EMF with moving bar magnet and stationary coil. यानी कि हमारा ये जो कॉइल है ये स्टेशनरी है, और ये जो हमारा बार मैग्नेट है ये हमने लिया एक बार मैग्नेट जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना. जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये हमारे पास है एक कॉइल. ठीक है, तो इस कॉइल में करंट जो होगा वो डेवलप होगा, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ, पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा देन आपका करंट डेवलप होगा. कैसे होता है ये? तो अगर आप जानते हैं कि ये जो बार मैग्नेट है इससे होकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, और निकलते कैसे? नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाते हैं. तो अगर मैं बात करूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, एक ये हो गया. दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं बात करूं अगर सपोज ये, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, चौथा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है, पांचवा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है. तो आप देख सकते हैं कि जब ये बार मैग्नेट हमने यहां रखा है तो ये जो कॉइल है इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रहा है, ये वाला स्ट्रेट वाला, है ना.
तो और अगर मैं इस बारमेट को क्लोज ले आऊं, है ना, अगर ये बारमेट मेरा यहां पे आ जाए, सपोज ये बारमेट को मैं क्लोज ले आऊं, ये है ना, इसको मैं अगर क्लोज ले आता हूं, ठीक है, तो क्या होगा उस स्थिति में? उस स्थिति में ये भी लिंक होगा, उसके बाद ये भी लिंक होगा, ये भी लिंक होगा, है ना, ये भी लिंक हो जाएगा आपका और ये भी लिंक हो जाएगा। पहले कितना लिंक हो रहा था इससे मेटिक फील्ड लाइंस? ओनली 1, एंड अभी आप देख सकते हैं इससे 5 मेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रहा है। यानी कि अगर इस बार मैट को मैं इस कॉइल की तरफ लेके आता हूं, है ना, मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, तो आप देखते हैं कि इसमें करंट जनरेट हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ये जो निडल है ये आपका राइट में चला जाता है। किधर चला जाता है? ये राइट में, है ना, लेफ्ट में तो अपोजिट करंट होता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो आपका बार मैग्नेट था, है ना, बार मैग्नेट जब हम इसको मूव कराते हैं तो ये जो हमारा कॉइल है इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होता है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे लिंक हो रहा है ये चेंज होना चाहिए। चेंज कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक लिंक हो रहा है तो मैं देखूंगा कि इसमें डिफ्लेक्शन आ गया है, ठीक है, डिफ्लेक्शन आ गया है, लेकिन मैं इसको अगर यहाँ पे स्टेशनरी छोड़ दूं तो अभी भी एक लिंक हो रहा है, कुछ समय के बाद भी एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक होगा और उसके बाद भी एक ही होगा, यानी कि देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रहा है तो ये फिर हमारा जो है यहाँ पे कोई करंट, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई करंट नहीं आएगा। लेकिन जैसे इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो पहले एक हो रहा था, आगे जैसे बढ़ाएंगे तो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होंगे, और आगे बढ़ाएंगे तो 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होंगे। तो जैसे जैसे हम इसको मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉइल तो मुझे यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द गिवन कॉइल वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का मतलब वो चेंज होगा, पहले एक लिंक हो रहा था, फिर 2 लिंक होगा, फिर 3 लिंक होगा, फिर 5 लिंक होगा, ऐसे करके आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो लिंक होगा, जो वो बढ़ता चला जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, देन वी विल नोटिस द इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। जब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसे लिंक हो रहा है वो बढ़ रहा है तो हमें क्या मिलेगा देखने के लिए, ईएमएफ जो होगा इंड्यूस होगा और यहाँ करंट डेवलप हो जाएगा, है ना, करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। पहला स्थिति तो ये हो गई कि पहले जब यहाँ पे था स्टेशनरी था, इसमें कोई भी करंट नहीं था, जैसे इसको हम आगे मूव कराते हैं तो इसमें हमको करंट देखने को मिलता है। लेकिन जैसे आगे बढ़ा के फिर से हम इसको रोक देते हैं तो फिर से हमको यहाँ करंट देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे रोकेंगे तो यहाँ अगर 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो गए हैं तो रोकने के बाद वो हमेशा 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना। लेकिन हमें इंड्यूस ईएमएफ कब देखने को मिलता है? व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां भी अगर हम रोक देंगे तो करंट हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको फर्दर अब टुवर्ड्स द कॉइल नहीं ले जाके इसको मैं कॉइल से दूर ले जाऊं, अवे फ्रॉम द कॉइल, तो मान लीजिए अभी 5 लिंक हो रहा था, अगर मैं पीछे करूंगा तो 3 लिंक होगा, और पीछे करूंगा तो 1 लिंक होगा, और पीछे करूंगा तो लिंक नहीं होगा। कहने का मतलब है कि फिर से हमारे पास क्या है, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फिर से मुझे इसमें ईएमएफ इंड्यूस देखने को मिलेगा, फिर से मुझे करंट मिलेगा। और इस बार जो ये राइट में जो निडल डिफ्लेक्ट हुआ था ये निडल इस बार लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाऊं या कॉइल से दूर ले जाऊं तो क्या होता है, तो देयर विल बी चेंजिंग, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और चेंज के कारण ही समय के साथ जब किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा है वो समय के साथ बदलता रहे तो हमें यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स ना बदले तो हमें यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन हाँ, एक बात आपको और याद रखना है कि ये अगर स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है, दोनों स्टेशनरी है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ना, इस गैल्वेनोमीटर में हमें कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ, है ना। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि हमारा जो बार मैग्नेट है वो मूव कर रहा है, कॉइल स्टेशनरी है। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा बार मैग्नेट स्टेशनरी है और ये जो कॉइल है ये हम मूव कर रहे हैं। तो हम दोनों में से किसी एक को भी अगर मूव कराते हैं तो आपको पता है कि अगर इसको मैं इधर ले जाऊं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएगा
और इसको मैं इधर ले आऊं तो नंबर ऑफ मेटिक फील्ड लाइंस घट जाएगा। तो अगर मैं कंटिन्यूअसली इसको मूव कराऊं तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली मूव कराने से या तो इसको मूव कराऊं या तो इसको मूव कराऊं तो मुझे ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ दिखेगा, और इसमें मुझे दिखेगा कि करंट इंड्यूस हो रहा है किसके थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू, है ना। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जिसमें मैंने बार मैट को रखा था स्टेशनरी, और बार मैट को मैंने मूव किया था और ये कॉइल हमारा स्टेशनरी था। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आप इसको स्टेशनरी रख सकते हैं और इसको मूव कराएंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, यानी कि फिर से आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ और भी आता है कि अगर मैं इसको उलट दूं, ये साउथ को मैं इधर ले आऊं, नॉर्थ को उधर कर दूं तो क्या होगा। तो आंसर है, रिजल्ट फिर भी आपको वही मिलेगा, बस इसमें स्टार्ट में जो पहले डिफ्लेक्शन राइट में हुआ था वो स्टार्ट में डिफ्लेक्शन लेफ्ट में होगा और बाद में फिर वो डिफ्लेक्शन राइट में होगा, है ना। तो ये हमारा 2 एक्सपेरिमेंट है जो फैराडे ने किया था। एक एक्सपेरिमेंट हमारा हेनरी ने भी किया था। तो यहाँ पे जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होने का यहाँ पे रीजन है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, समय के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड में हमारा चेंज आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बदल रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द गिवन सरफेस एरिया व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये बदलेगा तो करंट जनरेट होगा। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय फैराडे। अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको और दिखाता हूं जो हेनरी ने किया था, है ना। हेनरी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, हेनरी का एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास है वो है कि अगर मैं एक कॉइल ले लूं, है ना, अगर मैं एक कॉइल ले लूं, हेनरी एक्सपेरिमेंट, ओके, कि मेरे पास एक सिलेंडर है, ओके। इस सिलेंडर पे मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास सिलेंडर है इसमें मैंने एक कॉइल लिया, ठीक है, ये कॉइल, और यहां से मैंने लगा दिया इसमें बैटरी, ओके, और यहाँ पे एक प्लग की मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मेरा है एक रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टैट, और यहां से जो है आपका, यहां से, है ना, ये दिस पॉइंट, ये यहां से मैंने कनेक्ट कर दिया इसको, ओके। ये मेरा प्राइमरी कॉइल हो गया। एंड अब मेरे पास एक और कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, ओके। सेकेंडरी कॉइल की मैं बात करूं तो दिस वन, ओके, ये दिस इज माय सेकेंडरी कॉइल, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर से, ओके, ये गैल्वेनोमीटर से, ओके। एंड फाइनली दिस इज कनेक्टेड बाय, okay, this is my primary coil, this is my secondary coil. What is this? This is battery, this is battery, this is key, है ना। इसको मैं ये क्लोज कर सकता हूँ और ये कनेक्ट है रियोस्टैट से, इससे मैं करंट को चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इसमें करंट को चेंज करूंगा, है ना। फिलहाल अगर मैं बोलूँ कि इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है, मेरा जो ये की है, ये की अगर ओपन है, अगर ओपन है तो कोई करंट नहीं जाएगा। तो यहां अगर कोई करंट नहीं है तो यहां मुझे इस गैल्वेनोमीटर में भी कोई करंट नहीं मिलेगा, इस गैल्वेनोमीटर में भी मुझे कोई करंट नहीं मिलेगा देखने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा, इसमें करंट जो होगा वो 0 से I की तरफ बढ़ेगा, यानी करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू I। तो जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा मुझे यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलेगा देखने को। डिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इसमें भी मुझे करंट मिलेगा। और अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली उसको प्रेस करके छोड़ दूं, है ना, प्रेस अगर करके मैं छोड़ देता हूं, यानी कि इसमें करंट जा रहा है, तो जब मैं इसको सिर्फ क्लोज करूंगा तब मुझे ये डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको प्रेस करके छोड़ दूं तो फिर मुझे यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है। कहने का मतलब ये है कि पहले ये की ओपन था तो यहाँ पे करंट नहीं था, लेकिन जैसे मैंने की को क्लोज किया, करंट जो है वो 0 टू I बढ़ा, 0 टू I बढ़ने से यहाँ पे मुझे डिफ्लेक्शन मिला। लेकिन अब वो कंटिन्यूअसली इसको मैं छोड़ दूं तो वो जो करंट I है वो I कंटिन्यूअसली रह जाएगा, है ना। तो I अगर वो कंटिन्यूअसली रह जाएगा तो फिर से मुझे यहाँ डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अगर इस रियोस्टैट के थ्रू करंट को चेंज कर दूं, है ना, करंट को वेरी करता रहूं, तो मुझे यहाँ पे फिर से डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा।
और अगर मैं इस की को ओपन कर दूं वापस से, जैसे मैं ओपन करता हूं तो फिर यहां का जो करंट है वो आई से जीरो आ जाएगा, है ना, फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो। तो फिर से मुझे यहां डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जैसे आप इसको क्लोज ओपन करके रखें आपने, ये अगर आपका की ओपन है तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी चैप्टर नंबर 4 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, यानी कि इसमें करंट अगर जाएगा तो ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना स्टार्ट कर देगा, है ना। अगर ये मैग्नेट बन जाएगा तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जैसे मैं इसकी को क्लोज करूंगा तो वो जो करंट है जो जीरो था वो आई की तरफ बढ़ेगा। अगर आई की तरफ बढ़ेगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके साथ लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। और लेकिन मैं इसको अगर प्रेस करके कॉन्टिन्यूसली रख दूंगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ लिंक रहेगा वो फिर से यूनिफॉर्म रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और अगर वो समय के साथ चेंज नहीं होगा तो फिर से मुझे यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको वापस से ओपन करता हूं तो वो जो करंट है वो आई से वापस जीरो पे आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो वापस मैक्सिमम से कहां जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। तो फिर से ये जो लिंक यहाँ मैक्सिमम हो रहा था वो मिनिमम होगा, तो फिर से मुझे यहाँ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आपको याद रखना है ये कब होगा, कि जब मैं इसको क्लोज करूंगा और जब मैं इसको ओपन करूंगा तभी आपको ये डिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर मैं क्लोज करके छोड़ दूंगा तो आपको यहाँ डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं जो इसके साथ लिंक होते हैं वो समय के साथ चेंज नहीं होते हैं, समय के साथ बदलते नहीं है, तो मुझे यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है हेनरी ने किया था, इसमें हमने क्या देखा कि इफ, यहां भी देखिए यहां भी रीजन वही है, जो रीजन बार मैग्नेट के साथ हमारा था वही रीजन यहाँ भी है कि बार मैग्नेट से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे थे, यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। क्यों? बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और आपने पढ़ा है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है कि जो सोलेनोइड हमारे पास होता है वो भी बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, है ना, वो भी बिहेव करता है बार मैग्नेट के जैसा। तो ये जब इसमें करंट जाएगा तो ये बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा जो इसके साथ लिंक होगा, और लिंक होने से क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको क्लोज करेंगे तो करंट जीरो टू मैक्सिमम, तो यहां डिफ्लेक्शन मिलेगा। जब इसको आप क्लोज करेंगे तो करंट मैक्सिमम टू जीरो, तो आपको यहां डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको क्लोज करके छोड़ दें तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन समय के साथ नहीं बदलेगा और यहां पे हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये था आपका फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। अब मैं इसको आगे की तरफ लेकर जाता हूं। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला देखने को, है ना, कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हम ईएमआई का डेफिनेशन दे सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो डेफिनेशन है वो हम दे सकते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, ये डेफिनेशन हम कैसे देंगे कि अगर हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, समय के साथ अगर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जिस कॉइल के साथ लिंक हो रहा है अगर वो बदल जाए, वो चेंज हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। और अगर समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो लिंक हो रहा है किसी गिवन सरफेस से या गिवन कॉइल से, अगर वो चेंज ना हो तो हमारा जो है ईएमएफ इंड्यूस उसमें नहीं होगा और हमें करंट भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हम ईएमआई को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे द फेनोमेना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस induced current, the phenomena of induced EMF and hence induced current when there is change in magnetic flux, when there is change in magnetic flux phi b with time t is called EMI.
द फिनोमेना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट when there is change in magnetic flux with time is called electromagnetic induction। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेफिनेशन हो गया। और इसमें भी हमारे पास बहुत सारे नियम हैं। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसको गवर्न करने के हमारे पास दो नियम हैं। एक तो फैराडे ने किया, फैराडे ने हमें दिया है मैग्नीट्यूड जो होता है वो फाई बी का कितना होता है, और डायरेक्शन के लिए हमें एक और भी लॉ पढ़ना पड़ेगा, वो है लेंजेस लॉ, जो कि चूंकि मैं इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा कि ये जो ईएमएफ है हमारे पास, इंड्यूस ईएमएफ, इसका जो फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो क्या होता है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जो है अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है तो नीचे दिए गए, जो नीचे आपका आ रहा होगा, है ना, वहाँ पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, ठीक है, क्योंकि जो भी मेरे वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।